नमस्कार दोस्तों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 2। और भाग 2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बारे में बताया गया है। हमारे बारे में मतलब हम नागरिक हैं देश के, तो नागरिकता के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि नागरिकता के बिना किसी भी राज्य का निर्माण या नागरिकों के बिना राज्य का निर्माण संभव नहीं है। और दूसरी बड़ी बात कि राज्य में कौन रहेगा, नागरिक। क्योंकि भाग 1 में क्या पढ़ा था अपन ने, राज्य पढ़ा था, तो भाग 2 में निश्चित रूप से क्या होंगे, नागरिक। ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लास्ट तक आपको वीडियो देखना है और अगर आपको कहीं दिक्कत दिखती है तो कमेंट जरूर कर दे। साथ ही आप पेन और कॉफी लेके बैठा कीजिए, क्योंकि आप हाथों हाथ अगर लिखेंगे और मैटर को अच्छे समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं भविष्य में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं अपन नागरिकता के कंसेप्ट को। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही उठता है कि इसके अनुच्छेद क्या है। भाग तो 2 है लेकिन अनुच्छेद क्या है। तो दोस्तों इसका अनुच्छेद है आर्टिकल 5 से लेकर के और 11 तक जो है वो हमारे यहाँ क्या है, नागरिकता का कंसेप्ट है। अब हम बात करें कि नागरिकता हमें मिलती कैसे है, भारत के लोगों को नागरिकता कैसे मिलती है। तो देखिए दो तीन प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज कि यहां पर रहने वाले लोगों को कैसे नागरिकता मिलती है। दूसरी बात, बाहर से आने वाले लोगों को नागरिकता कैसे मिलती है। और तीसरी बात, अगर भारत किसी क्षेत्र को जीत ले तो उस क्षेत्र के नागरिकों को कैसे नागरिकता मिलती है। 3 आधार जो है वो इसके अंदर तय किए गए। और ये कब तय किए गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो है नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा ये चीज तय की गई। मतलब नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो हमारे सामने आया और नागरिकता की जो किस प्रकार नागरिकता दी जाती है वो हमारे सामने आती है। तो इस अधिनियम के तहत 5 प्रकार से हमें नागरिकता का प्रावधान बताया गया। सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहला और प्रथम जो है वो है जन्म के आधार पर नागरिकता का कंसेप्ट, यानी जन्म के आधार पर किस प्रकार नागरिकता हमें मिलती है। सबसे पहली बात थी। अच्छा, जन्म के आधार पर नागरिकता लिखते ही सबसे पहली बात हमारे दिमाग में यह आती है कि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेगा और जन्म लेते ही उसे क्या प्राप्त हो जाएगी, नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये बहुत ही सही बात है और अच्छी बात भी है कि पैदा होते नागरिकता मिल गई। लेकिन इसमें विवाद है और अपवाद है। अपवाद क्या है वो देखिए। अपवाद है 2 बातों को लेकर के। एक, राजदूतों के बच्चे जो हैं, राजदूतों के बच्चे, और दूसरे विदेशियों के बच्चे। ये 2 जो हैं, विदेशियों के और राजदूतों के बच्चे, ये इनके बच्चे नागरिक नहीं बन सकते। ये बड़ा कंसेप्ट है, ये बिल्कुल नागरिक नहीं बन सकते। और ये बात हमें समझ में आती भी है, अच्छे से हम समझ पाते हैं बात कि अगर कोई विदेशी यहाँ आकर के काम कर रहा है राजदूत के रूप में, चाहे वो विदेशी घूमने आया, उसके यहाँ बच्चा हुआ तो वो थोड़ी भारत का नागरिक बन जाएगा। ये साधारण कंसेप्ट, हम समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन अब एक प्रश्न फिर उठता है, क्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसके ऊपर चिंतन चल रहा था, लेकिन उसे 1986 में जाकर के हमने सुधारा और सुधारने का जो प्रयास किया वो सफल भी रहा। बात क्या, प्रश्न ये उठा कि मान लीजिए कि कोई महिला या पुरुष बाहर से आया और यहाँ का कोई महिला अथवा पुरुष जो है यहाँ का था, उन दोनों ने विवाह कर लिया और उनके बच्चा हुआ, तो क्या आप उसे नागरिकता देंगे या नहीं देंगे। तो वो चीज जो दिमाग में शुरू में थी, लेकिन उस पर कुछ चिंतन करने के बाद 1986 तक आते आते स्पष्टीकरण किया और लोगों ने माना कि हाँ ये जरूरी है, इस बात को हमें समझना होगा। और 1986 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत हमने एक प्रावधान किया, और वो ये कि भारत की नागरिकता उस स्थिति में यहां पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को मिल जाएगी कि अगर माता अथवा पिता में से, माता अथवा पिता इनमें से अगर एक भी, माता पिता में से अगर एक भी भारत का नागरिक है तो निश्चित रूप से बच्चे को क्या मिलेगी, उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। ये बात तय कर दी गई। तो यहां यह बात तय हुई कि किस प्रकार से जन्म से नागरिकता हमें मिल सकती है। तो 3 बातें, इनको ध्यान से सुनेगा वापस। सबसे पहली बात, जन्म से नागरिकता कैसे मिलती है। देखिए, जन्म लेते ही नागरिकता मिलेगी, लेकिन किसको नहीं मिल सकती, राजदूतों के और विदेशियों के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 है
उसके तहत हमने प्रावधान किया कि अगर माता अथवा पिता में से एक भी भारतीय है, इनमें से कोई भी क्या है, भारतीय है, तो ऐसी स्थिति में उनके बच्चे को क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी और इन बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। यह बात इसके अंतर्गत जन्म के आधार पर तय कर दी गई। अब दूसरा कंसेप्ट सामने आता है नागरिकता अधिनियम के तहत 1955 में, वो ये कि वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। वंश परंपरा क्या होती है कि भाई वंश के आधार पर क्या नागरिकता दी जा सकती है। कोई व्यक्ति किसी वंश में जन्म हुआ, यानी कहें कि भारत में अगर कोई नागरिक है और उस नागरिक का यानी माता पिता अगर कहीं बाहर घूमने गए हैं और वहां बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, स्त्री पुरुष बाहर घूमने गए, वहां बच्चा पैदा हुआ, तो क्या उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाए? तो ऑब्वियस, बहुत साधारण सी बात है कि दोनों माता पिता तो हैं भारत के ही ना, तो निश्चित रूप से नागरिकता मिलनी चाहिए। तो ये बात इसके अंतर्गत लिख दी गई कि अगर माता पिता भारतीय हैं, माता अथवा पिता ये भारतीय हैं और बाहर जाने के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर ये प्रश्न यहां फिर उठा। अच्छा, इस समय एक बात और भी तय की गई, क्या कि माता अथवा पिता में से अगर पिता भारतीय है, अगर पिता भारतीय है तो उसके बच्चे को नागरिकता, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर माता भारतीय नहीं है तो उस बच्चे, मतलब माता अगर भारतीय, सॉरी, पिता भारतीय तब तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन माता भारतीय तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ये बात शुरू में थी, किंतु फिर इसके अंदर भी संशोधन हुआ और ये संशोधन होता है 1992 के अंदर। और 1992 का नागरिकता संशोधन अधिनियम जो हुआ उसके तहत चाहे माता हो चाहे पिता हो, ठीक है, इस संशोधन के तहत दोनों में से ही माता अथवा पिता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है भाई, माता पिता दोनों में से कोई भी हो, उनका अगर बच्चा उत्पन्न होता है तो उसे नागरिकता मिलेगी। और पहले क्या कंसेप्ट था कि अगर पिता है, अगर पिता भारतीय तो ही बच्चे को नागरिकता मिलेगी, माता भारतीय है और जो पिता विदेशी है तो फिर नागरिकता नहीं मिलेगी। ये बात शुरू में थी। तो अब लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 1992 के बाद माता पिता में कोई भी एक हो तो चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दो आधार तो क्लियर हुए, कौन से, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जन्म आधारित नागरिकता और वंश परंपरा पर आधारित नागरिकता। वापस देख लीजिए कहीं कंफ्यूज है तो। वंश परंपरा मैंने बताया कि शुरुआती कंडीशन के अंदर माता और पिता में से पिता अगर भारतीय है और उनके बच्चा हुआ है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर माता भारतीय है और पिता विदेशी है तो उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। किंतु 1992 में संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि माता अथवा पिता में से कोई भी अगर भारतीय है तो निश्चित रूप से क्या मिल जाएगी, नागरिकता। यह तो था एक नागरिकता के बारे में दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो उनके लिए जो भारतीय हैं, जो भारत में रहते हैं, ये दो प्रावधान तो उनके लिए। अब अगले प्रावधान आते हैं कि कोई विदेशी है, यानी भारत से बाहर का कोई व्यक्ति है और उसे आप अगर नागरिकता देना चाहते हैं या वो नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किए जाएं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 1955 के इस अधिनियम के उन प्रावधानों के बारे में कि जो विदेशियों को नागरिकता देते हैं। तो देखिए, विदेशियों की नागरिकता की जब बात करते हैं तो यहां पर फिर दो कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं। वो ये आते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अविभाज्य भारत से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको तो नागरिकता कैसे देंगे, और अगर कोई विदेशों से नागरिक आ रहा है तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी। ये दोनों बातें फिर हमारे सामने स्पष्ट रूप से आती है और बड़ी विवादित स्थिति में हमारे सामने आती है। इनको समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या आता है, तीसरा प्रकार की नागरिकता का प्रकार आता है, वो है पंजीकरण की नागरिकता। पंजीकरण से किस प्रकार, रजिस्ट्रेशन से नागरिकता कैसे प्राप्त करें, बड़ा विवादित भी है। इसका आधुनिक समय में एक विवाद चल रहा है, वो है एनआरसी को लेकर के, सीएए को लेकर के। हालांकि भारतीय संसद ने उसे पारित कर दिया, किंतु फिर भी इसके ऊपर बहुत सी आम जन सहमति बनाना बाकी है। धीरे धीरे जन सहमति बन भी रही है, ऐसी बात नहीं है। और संभवतः हम तो यही मान के चलेंगे कि हमारे लिए, सबके लिए लाभदायक ही रहे। अगर भारत सरकार करे तो सबके लिए लाभदायक ही होगा, हम ये मानते हुए ही चलेंगे। हमें अपनी सरकार पे पूरा विश्वास रखना होगा। हालांकि विरोध करिए, विरोध अपने स्तर पर होता है, लेकिन फिर भी सरकारों को मौका देना चाहिए। गलत होगा तो हम हटा देंगे, अच्छा होगा तो हम रख लेंगे। सरकारों को भी और उन प्रावधानों को भी लेकिन करने देना चाहिए, ये जरूर मेरा मानना है। चलते हैं भी इसमें कि पंजीकरण के तहत
अगर हम बात करें तो जैसे एनआरसी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा पहले। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन्स, यानी भारतीय नागरिकों के लिए एक रजिस्टर, एक उसके तहत हर नागरिक का एक रजिस्ट्रेशन होगा कि हम रजिस्टर्ड हैं भारत के नागरिक के रूप में। इस प्रकार का एक पंजीयन की बात है। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यह प्रावधान 1955 के अधिनियम के तहत ही हमें प्राप्त है। और जिन तरीकों से हम रजिस्टर्ड हो सकते हैं वो तरीके आज भी लागू हैं। एनआरसी के बावजूद भी उसमें कुछ संशोधन हुए हैं, बाकी हटे नहीं है, हटा कुछ नहीं है, संशोधन हुआ है। संशोधन संभवतः परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है, और आज संशोधन हुआ है, कल फिर अगर परिस्थितियां अगर नहीं जची, कुछ और रहा, तो फिर संशोधन किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन काम करना चाहिए, करते रहना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है, करके देखना जरूर चाहिए। तो देखते हैं एनआरसी के साथ साथ हम पंजीकरण के द्वारा नागरिकता किस प्रकार मिलती है उसको समझेंगे। देखिए, दो प्रकार की परिस्थितियां बनती है। पहली बात अविभाज्य भारत के संबंध में, यानी वह भारत जो कभी अखंड भारत यानी पूरे भारत का हिस्सा था लेकिन आज नहीं है। मतलब 1947 से पहले जब भारत का विभाजन हुआ था, उससे पहले वो भारत का हिस्सा था लेकिन आज नहीं है। वहां से अगर कोई नागरिक आता है तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, और उसके बाहर से कोई नागरिक आता है तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी। एक साधारण भाषा में, एक सरल भाषा में मैं इस बात के द्वारा ही आपको समझाना चाहूंगा। हालांकि बहुत ही क्रिटिक रूप से संवैधानिक लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे तो बहुत ही जटिल भाषा में बताया हुआ है, लेकिन मेरी बात को आप समझिएगा, आपको वहां पर भी समझने में बहुत कुछ सहायता मिल जाएगी, सब कुछ समझ में आएगा। बस आप मेरी बात समझ लीजिए। पहले क्या है कि देखिए, अविभाजित भारत में से कोई अगर भारत आता है तो 3 कंडीशन से वो रजिस्टर्ड हो सकता है। कंडीशन नंबर 1 कि पहले ये प्रावधान था कि 6 माह तक वो भारत में रहे। हालांकि बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया। मैंने बताया 1986 के अंदर जो हमारे भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया, उस अधिनियम के तहत जो है इसमें फिर चेंज कर दिया गया। 6 माह की जगह अब कितने दिन रहना पड़ेगा? 5 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। और 5 वर्ष अगर कोई भारत में रहता है तो फिर वो भारत का नागरिक बनने के लिए रजिस्ट्रेशन की अप्लाई कर सकता है, रजिस्टर्ड होने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। तो पहली चीज कि वो 5 वर्ष रहने के बाद, ध्यान रखें आधुनिक कंडीशन ये है, तो 5 वर्ष रहने के बाद क्या कर सकता है? वो एप्लीकेशन दे सकता है। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लियर? दूसरी बात, पहला कंडीशन क्लियर हो चुकी है आपके। दूसरी कंडीशन, अगर कोई महिला है और वो भारत में आना चाहती है, ध्यान रहे कहां से? अविभाजित भारत से। अविभाजित भारत का मतलब या तो पाकिस्तान हुआ या बांग्लादेश हुआ। तो वहां से अगर कोई महिला भारत आ रही है, भारत क्यों आ रही है? विवाह के उद्देश्य से, यानी किसी पुरुष से विवाह कर रही है या करना चाहती है, ठीक है। तो ये महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह करना चाहती है वो भी यहां पर अप्लाई कर सकती है रजिस्ट्रेशन के लिए। अप्लाई में फिर बोल रहा हूं, एप्लीकेशन दे सकती है। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी पंजीकरण के लिए अपना आवेदन कर सकती है कि भाई हमें यहां पर पंजीकृत होना है नागरिक के रूप में। अगली चीज, 2 बातें क्लियर हुई। पहली बात मैंने क्या बताया आपको कि अगर कोई पुरुष या कोई भी एनी हाउ कोई भी भारत के पड़ोसी देश से, या ये कहें कि अविभाजित भारत से कोई व्यक्ति भारत आता है, 5 वर्ष तक भारत में रहता है, तो रहने के बाद वो एप्लीकेशन दे सकता है यहां पर रजिस्टर्ड होने के लिए, नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड होने के लिए। और दूसरी कंडीशन मैंने बताया कि अगर कोई महिला भारतीय नागरिक से किसी से विवाह करना चाहती है या फिर उसका विवाह हो चुका है, तो वो भारत में आने के बाद एप्लीकेशन दे सकती है रजिस्टर्ड होने के लिए नागरिक के रूप में। 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर 3, तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है? वो ये है कि अगर कोई अविभाजित भारत से कोई व्यक्ति भारत सरकार, किसका? भारत सरकार का अगर वो कोई सदस्य बन चुका है, यानी भारत सरकार में शामिल, मतलब कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब उसको यहां पर मिल चुकी है, ठीक है, भारत सरकार के यहां कार्य कर रहा है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में भी वो क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी यहां पर पंजीकरण के लिए वो आवेदन कर सकता है। तो 3 प्रकार के आवेदन हो सकते हैं। भारत के जो अविभाजित हिस्सा है वहां से कोई नागरिक आता है तो 3 प्रकार से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कंडीशन नंबर 1, वो 5 साल तक यहां रहे उसके बाद अप्लाई करेगा। कंडीशन नंबर 2, वो कोई महिला हो, वो यहां पर किसी पुरुष से विवाह करना चाहती हो तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। और कंडीशन नंबर 3, वो अविभाजित भारत से यहां गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे और वहां जॉब उसको मिल चुका हो
तो ऐसी स्थिति के अंदर भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही बात अविभाजित भारत के बारे में। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो लास्ट कंडीशन जो मैंने बताई सरकारी नौकरी वाली, ये कंडीशन राष्ट्रमंडल देशों पर भी लागू है। राष्ट्रमंडल देशों से अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी अगर उसे प्राप्त हुई है और वो यहां नौकरी करना चाहता है, तो वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन ये राष्ट्रमंडल और पड़ोसी अविभाजित भारत के लिए ही ये चीजें लागू हैं। अब बात आती है कि इनसे बाहर निकले, यानी अविभाजित भारत से बाहर अगर कोई देश है और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसका पंजीकरण का तरीका क्या होगा। तो देखिए, भारत से बाहर कोई व्यक्ति है तो वो वहां से अप्लाई करेगा, सुनना ध्यान से, वो भारत आएगा, वो एप्लीकेशन देगा किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो डायरेक्ट दे सकता है, उसे किसी नॉर्म्स की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों, यहां समझिएगा, यहां ये सब क्यों किया गया है, ये कंडीशंस क्यों डाली गई इनके लिए, क्योंकि हमने भारत का विभाजन किया था। विभाजन करने के बाद सभी देश अपने स्तर पर स्टैब्लिश्ड हों, उनमें किसी प्रकार की भगदड़ न मचे, इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था शुरू में ही कर दी गई थी और ये जरूरी भी था। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बहुत जरूरी था। अब आज की परिस्थितियों के अनुसार एनआरसी आ रही है, तो समय समय और समय की परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ होता है। ठीक है, इंदिरा गांधी के बारे में भी आपने सुना होगा, जब बांग्लादेश के बहुत से शरणार्थी भारत आ रहे थे, ठीक है, तब इंदिरा गांधी ने उस समय बांग्लादेश को आजाद करवाया था। ठीक है, आक्रमण किया था और पाकिस्तान पे आक्रमण करके, उसमें वो पाकिस्तान था, उस समय हम बोल सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान था भारत का, वो पूर्वी पाकिस्तान उसे कहा था बांग्लादेश को, तो आजाद करवाया था। वो भी कंडीशन, वो कंडीशन थी, वो भी कंडीशन थी, और आज की कंडीशन तो वो भी कंडीशन है। सभी की और कंडीशन की बात हो सकती है, तो इसलिए समय और परिस्थितियों के अनुसार हमें इंतजार करना चाहिए। सही गलत क्या है वो अलग बात है, लेकिन एनआरसी है तो उस पर काम होना एक बार होना चाहिए। गलत होगा फिर संशोधन हो जाएगा। संशोधन होना कोई बड़ी बात नहीं है, भारतीय संसद है, विषयों में संशोधन करने के लिए ही है। चलते हैं हम आगे। तो पंजीकरण की हम जब बात कर रहे थे, यहां पर हमने बात की पंजीकरण से नागरिकता की। अच्छा, एक बात मैंने स्पष्ट कर दी, विदेशियों को कैसे मिलेगी नागरिकता, डायरेक्ट यहां आएगा, अप्लाई करेगा, सीधी नागरिकता उसे मिल सकती है अगर वो पूरी तरह से योग्य है। अगर भारत को लगता है तो पंजीकरण के माध्यम से उसे नागरिकता दे सकता है भारत। अब अगली जो कंडीशन आती है वो भी विदेशियों के लिए ही है, चौथी, वो बोली जाती है देशीयकरण से नागरिकता। ये कंडीशन अच्छी तरह समझिएगा। देशीकरण से नागरिकता कैसे, देखिए, पहले जो प्रावधान इसके अंतर्गत था वो ये था कि अगर कोई भारत से बाहर का व्यक्ति XYZ कहीं का भी कोई व्यक्ति भारत में अगर 5 साल रुक जाता है, ठीक है, 5 साल तक यहां रहता है, रह जाता है, और उसके अंदर जो है देश में रहने के गुण आ गए, मतलब वो यहीं का ब्रज बस गया, ठीक है, और उस भारत सरकार को भी ऐसा लगा कि इसमें देशीकरण पूरी तरह से इसने पूरे देश को अपनाया है, देशीकरण उसमें आ चुका है, तो ऐसे में भारत सरकार इसे प्रमाण पत्र देकर के इसे क्या कर सकती है, नागरिक बना सकती है, मतलब इसे नागरिकता प्रदान कर सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति 5 साल तक यहां रुक करके और भारत का नागरिक बन सकता था। यह बात उस समय थी, लेकिन इसमें फिर संशोधन हुआ, वही 1986 का जो प्रावधान था उसी के तहत एक और इसमें संशोधन होता है। और इसमें क्या संशोधन हुआ कि ये 5 साल के बजाय कितने साल, 10 साल तक किसी विदेशी को यहां रहना पड़ेगा। उसके बाद ही भारत सरकार ये सोचेगी कि ये देशीकरण के तहत इसे प्रमाणित किया जाए या नहीं, तो 10 साल रहना पड़ेगा अब, ठीक है। तो ये देशीकरण के तहत नागरिकता का तरीका है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर यहां पर ही 5 साल वाला सिस्टम ये था, तो इसकी जरूरत क्या थी। तो देखिए, थोड़ा गौर से देखिएगा, पहले यहां 6 माह था, तब यहां 5 साल था, फिर यहां 5 साल हुआ तो यहां 10 साल कर दिया, ठीक है ना। तो देशीकरण के तहत अगर नागरिकता लेनी है तो ज्यादा टाइम तक इंडिया में रुकना पड़ेगा, और पंजीकरण के तहत अगर नागरिकता लेनी है तो कम समय में ही आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। एप्लीकेशन करना है, रजिस्टर्ड होना है और भारत का नागरिक बन जाएंगे। ये इसमें बड़ा अंतर आता है। अब हम बात करें आखिरी विषय, आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो तरीका है भारत की नागरिकता का, इसके ऊपर जो है अभी थोड़े दिन पहले मैंने ध्रुव राठी जो यूट्यूबर हैं उनका एक जो है वीडियो देखा मैंने, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर हमें अखंड भारत बनाना है तो फिर हमें दूसरे देश को जीतने के बजाय, जीत करके भारत में मिलाने के बजाय हमें इन सब देशों की एक संसद बना देनी चाहिए, जैसे जो यूएन के अंदर यूरोपीय देशों के अंतर्गत है या अफ्रीकी देशों में है, उस प्रकार से बना देना चाहिए। यूरोपीय संघ की तरह उन्होंने चर्चा की। अन्यथा जो है जीत करके लेंगे तो भारतीय जो हम जो हैं यानी भारत के नागरिक, हम उनको वो दर्जा नहीं दे पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम दे नहीं दे वो अलग विषय है,
बहुत से आक्रमण हुए, बहुत से युद्ध हुए, देशों के अंदर विभाजन भी हुआ, देश जुड़े भी, सारी बातें हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को बनाया, बहुत बड़ी बात थी, बहुत से युद्ध करके भी जीते। ऐसे ही नहीं है, कुछ देश, कुछ क्षेत्रों को हमने फोर्स के माध्यम से, ठीक है, हैदराबाद जैसी रियासत को हमने फोर्स के माध्यम से भारत में मिलाया था। इसी प्रकार जूनागढ़ के अंदर जनमत संग्रह से मिलाया था। अलग अलग परिस्थितियों को अलग अलग तरीके से, पुर्तगाल के बारे में हमने कल परसों पढ़ा था। पुर्तगाल पे हमने जो है, पुर्तगाल का जो क्षेत्र, दमन दीव, दादरा नगर हवेली का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को हमने आक्रमण के माध्यम से भारत में मिलाया था। तो यह संभव है कि हम किसी भी क्षेत्र को आक्रमण के माध्यम से जीत सकते हैं। और जीतने के बाद, अब पुर्तगाल का सबसे बड़ा उदाहरण है, पुर्तगाल को हमने जीता, जीतने के बाद वहां के जो लोग हैं, पुर्तगाल का उस समय अधिकार था वहां पर, दादरा नगर हवेली का जो क्षेत्र है, दमन दीव का जो क्षेत्र है, वहां पुर्तगाल का नियंत्रण था। हमने क्या किया, उस पर आक्रमण किया और उससे वो क्षेत्र हमने छुड़वाया। तो वो पूरा क्षेत्र किस में शामिल हुआ, भारत में शामिल हुआ। और भारत के अंदर क्या उनको नागरिकता नहीं मिली? क्या उनको आज नागरिकता के अधिकार नहीं है? सब कुछ है, उनको भारत की नागरिकता भी है, नागरिकता के संबंधित अधिकार भी हैं, वहां के नागरिकों को टोटल वो पूरी तरह से खुश भी हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी क्षेत्र को जीतते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भारत सरकार पर निर्भर करता है, और अखंड भारत बनना चाहिए, ये सबकी इच्छा है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये बात तो ध्रुव राठी भी मानते हैं इस बात को, तो वो बाकी चीजों का विरोध करते हैं, लेकिन अखंड भारत की बात तो उन्होंने भी मान ली। तो अखंड भारत बनना चाहिए, और उसके ऊपर जो है आक्रमण हुआ, मान लीजिए पाकिस्तान या बांग्लादेश के ऊपर हमने आक्रमण किया, जीता, तो वहां के नागरिक स्वतः ही भारतीय नागरिक बन गए। ये बात पुर्तगाल से स्पष्ट रूप से समझ में आती है। तो यहां आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से भारत में नागरिकता प्राप्त करने का जो तरीका है, वो यही तरीका है। और कौन सा तरीका है? भूमि विस्तार का। भूमि विस्तार के माध्यम से भी हम भारत में नागरिकता दे सकते हैं। मतलब जिस क्षेत्र को हमने जीता, सुनिए अब आप, पांचवा क्षेत्र बता रहा हूं मैं, पांचवा तरीका जो भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है वो है भूमि विस्तार, भू विस्तार का। अगर भारत किसी क्षेत्र को जीतता है तो वहां के नागरिक स्वतः भारत के क्या हो जाएंगे? नागरिक हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ऐसा पुर्तगाल में हो चुका है। पुर्तगाल से हमने जीता था, दादर नगर हवेली और जो है दमन दीव का क्षेत्र, वो हमने जीता था। ये प्रमाण है इस बात का, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, दे सकते हैं, भारत नागरिकता दे सकता है। तो 5 प्रकार से भारत नागरिकता देता है। क्लियर हो चुकी होगी बात आपके? 2 तरीके भारत के नागरिकों के लिए, 2 तरीके विदेशियों के लिए, और 1 तरीका अगर हम किसी क्षेत्र को जीतते हैं तो वहां के नागरिकों को नागरिकता देने का, और वो भूमि विस्तार का आधार है जिसके माध्यम से हम उसे नागरिकता देते हैं। यह था दोस्तों भाग 2, और बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हम पढ़ेंगे इन नागरिकों को, जो नागरिक हम पढ़े हैं, इन नागरिकों को क्या अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार के शानदार वीडियो देखते रहने के लिए आप सबसे निवेदन, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।